मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्कार सूत्र नामक महाशास्त्र और इसके तीसरे अध्याय की चर्चा हम कर रहे हैं। तीसरा अध्याय इसमें अधोलोक का और मध्यलोक का वर्णन है। अधोलोक का वर्णन हम देख चुके हैं और मध्यलोक का वर्णन अपना चल रहा है। अधोलोक में 7 नरक पृथ्वियां हैं और वो 7 नरक पृथ्वियां एक के नीचे एक हैं। चूंकि ये लोक मध्यलोक से नीचे की तरफ है और इसमें जो नरक पृथ्वियां हैं वो नरक पृथ्वियां भी एक के नीचे एक हैं, इसलिए इसे अधोलोक कहते हैं। हाँ भारती आंटी कुछ पूछना है? आप मैं कह रही थी नरक का जो ऊंचाई था अधोलोक का वो 7 राजू है कि 6 राजू? क्योंकि एक राजू तो नीचे कंकड़ धरती है ना। नहीं, तो अधोलोक की ऊंचाई 7 राजू ही कही जाएगी। अधोलोक की जो ऊंचाई है, अधोलोक का जो मतलब जितना एरिया कहेंगे ऊंचाई में वो 7 राजू ही कहेंगे। तो वो कलकल धरती इसमें इंक्लूडेड है? हाँ, वो भी अधोलोक में ही है ना। जो कलकल धरती है वो भी अधोलोक में ही है, इसलिए 7 राजू ही कहेंगे इसे। लोक किसे कहते हैं और अलोक किसे कहते हैं? 13 राजू कम कैसे कहलाएगा? थोड़ा कम जो 13 राजू कम होता है वो त्रस नाली की बात है। वो त्रस नाली है, वो कुछ कम 13 राजू है, उसमें उसको नहीं गिनते हैं। लेकिन अधोलोक की ऊंचाई गिनेंगे तो अधोलोक 7 राजू का ही कहा जाएगा। जैसे लोक पूरा 14 राजू ऊंचा है तो उसमें से अधोलोक 7 राजू का उसकी हाइट है अधोलोक की। अच्छा, एक प्रश्न और पूछना था। अभी जैसे 8वें अध्याय में इन्होंने बताया पढ़ाया कि 9 प्रकृतियां होती हैं उसमें दर्शनावरण की, और अपन ने भी इसमें 4 ही पढ़ी थी शुरू में। अपन ने दर्शनावरण सुनिए अपन ने दर्शनावरण कर्म नहीं पढ़ा है, हमने दर्शनोपयोग पढ़ा है। हमने दर्शन गुण पढ़ा है। दर्शन गुण के 4 भेद हैं। दर्शनोपयोग कहें या दर्शन गुण कहें, उसके 4 ही भेद हैं। और दर्शनावरण कर्म कहेंगे तो उसके 9 भेद हो जाएंगे। तो वो थोड़ा अलग है, प्रकरण अलग है। हाँ हाँ, नीलम भाभी बोलिए। वो उसके लिए हाथ खड़ा किया था, आप लोग और आलोक का पूछ रहे थे। हाँ हाँ, बताइए, आप बताइए। जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोक कहते हैं, और जहाँ 6 द्रव्य नहीं पाए जाते उसे अलोक कहते हैं। उसमें आकाश ही आकाश होता है। हाँ, बढ़िया। देखिए, लोक किसे कहते हैं और अलोक किसे कहते हैं, ये प्रश्न है। तो 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ये परिभाषा पुरानी समझ लीजिए, जो पहले जिन्होंने कुछ पढ़ा हो, ये परिभाषा जैन सिद्धांत प्रवेशिका में होती है। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं और विश्व को ही लोक कहते हैं। तो जहां पर 6 द्रव्य पाए जाएं वो कहलाता है लोक, और जहां 6 द्रव्य नहीं पाए जाते, केवल आकाश है, उसे कहते हैं अलोक। हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन अगर यही ख्याल में नहीं हो कि लोक किसे कहते हैं और अलोक किसे कहते हैं,
इसलिए ये सबसे पहला, यानी क्लास शुरू होने में सबसे पहला ये हमको आना चाहिए कि लोक किसे कहते हैं और अलोक किसे कहते हैं, क्योंकि लोक की रचना हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो 343 घनराजू का जो एरिया हमने देखा है वो पूरा एरिया लोक कहलाता है। इसे लोक क्यों कहते हैं कि इतने एरिया में ही 6 द्रव्य पाए जाते हैं। 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? अनीता जी, आपको पता है 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? बोलिए। धर्म, अधर्म, आकाश, काल। बढ़िया। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। ये 6 द्रव्य जहाँ पाए जाते हैं वो एरिया कहलाता है लोक। तो 343 घन राजू, 343 घन राजू का, क्यूबिक राजू का जो एरिया है वो एरिया में 6 द्रव्य पाए जाते हैं। जीव भी, पुद्गल भी, धर्म द्रव्य भी, अधर्म द्रव्य भी, आकाश द्रव्य भी और काल द्रव्य भी। इसके बाहर का जो भी एरिया है, इसके बाहर के सारे एरिया में केवल आकाश आकाश आकाश, इसके अलावा कोई भी जीव, पुद्गल, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य वो इस 343 घन राजू के एरिया के बाहर में नहीं है। तो इसके बाहर का एरिया कहलाता है अलोक, और ये जो 343 घन राजू का एरिया है ये एरिया कहलाता है लोक। तो लोक क्यों कहते हैं इसे? कि जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं उस स्थान को लोक कहते हैं, और इतने एरिया में ही 6 द्रव्य पाए जाते हैं, इसलिए इसको लोक कहते हैं। अब ये लोक के 3 थे। आलोक में प्रदेश होते हैं क्या? हाँ, आकाश द्रव्य है ना, आकाश द्रव्य को ही प्रदेश, ये जो प्रदेश शब्द है वो आकाश की तरफ से ही कहा गया है। जैसे पुद्गल के यूनिट को परमाणु कहते हैं, ऐसे आकाश एरिया की जो यूनिट है उसको प्रदेश कहते हैं। काल की यूनिट मीन्स इकाई, सबसे छोटा, तो काल की यूनिट को समय कहते हैं। और इस तरह से ये द्रव्य क्षेत्र काल की हुई। संख्यात प्रदेश कराएंगे ना आलोक में? नहीं, आकाश के नहीं। देखिए अभी अपना 5वां अध्याय जब आएगा, 5वें अध्याय में ये सब बातें डिटेल से आने वाली हैं। 6 द्रव्यों का वर्णन, यानी जो बाकी के 5 द्रव्य हैं उनका वर्णन उसमें आने वाला है। आकाश अनंत प्रदेशी होता है। आकाश एक अखंड द्रव्य है और उस पूरे आकाश द्रव्य में एक द्रव्य है, और उस एक द्रव्य में प्रदेश का मतलब है कि उसमें यूनिट अगर हम देखें तो कितनी है, तो उसमें अनंत प्रदेश है। आकाश द्रव्य में अनंत प्रदेश है पूरे आकाश में। तो लेकिन जो एरिया वो 343 घन राजू वाला एरिया है, उतने आकाश में केवल असंख्यात प्रदेश हैं, और उसके बाहर जो आलोक है वो आलोक में पूरे अनंत प्रदेशी है। आकाश पूरा टोटल मिला के अनंत प्रदेशी है, और अलोकाकाश भी अनंत प्रदेशी है। लोकाकाश में केवल असंख्यात प्रदेश हैं। ठीक है, अभी इतना ही समझ लीजिए, बाकी हम इसको डिटेल में आगे फिर 5वां अध्याय जब अपना चलेगा। दोबारा से बताइए। देखिए आकाश द्रव्य है, दोबारा से। हाँ बताती हूँ। आकाश द्रव्य एक अखंड द्रव्य है। एक्चुअल में वो 6 द्रव्यों की अभी अपनी पूरी बात हुई नहीं है ना, 6 द्रव्यों की चर्चा भी 5वें अध्याय में आएगी। आकाश एक अखंड द्रव्य है, और इस आकाश को हमने 2 रूपों में कहा है। आकाश के 2 पार्ट्स नहीं है। जैसे अपने समझ लीजिए एक बड़ा हॉल हो, बहुत बड़ा एक हॉल है अपने पास में, तो अपन क्या करते हैं, इतना बड़ा हॉल ऐसे काम नहीं आता है, तो उसमें कुछ पार्टीशन लगा लेते हैं, कुछ लकड़ी का या पर्दा लगा लेते हैं, तो एक उधर का एरिया हो जाता है, एक इधर का एरिया हो जाता है, ऐसा पार्टीशन से। तो उसको हम 2 भाग में कह देते हैं कि ये जहां तक ये पर्दा है यहाँ तक तो हमारा ड्राइंग रूम है, और पर्दे के उधर हमारी डाइनिंग स्पेस है, ऐसा हम उसमें पार्टीशन कर देते हैं। तो ऐसे ही, लेकिन वो जो हमारा हॉल है वो हॉल पूरा एक ही है, उसमें जो समझ लीजिए जो जमीन जो कहेंगे एरिया जो है वो एरिया पूरा एक ही है, एरिया के टुकड़े नहीं हुए। ऐसे ही आकाश एक पूरा अखंड द्रव्य है, उस आकाश द्रव्य के टुकड़े नहीं हुए, लेकिन उस आकाश द्रव्य में जितने एरिया में 6 द्रव्य पाए जा रहे हैं वो एरिया असंख्यात प्रदेशी है, उस एरिया को कहते हैं लोक। जैसे ये टेबल है, इस टेबल में अपन ने जितनी जगह पर बुक रख ली उतना एरिया वो बुक ने घेर लिया, बाकी एरिया वो टेबल का अभी खाली है, टेबल है, टेबल के टुकड़े नहीं हुए, लेकिन जितनी जगह पर हमने बुक रख ली वो कहलाया समझ लीजिए लोक।
और बाकी का जो एरिया हो गया है वो अलोक। तो लोक ने आकाश के कितने प्रदेश घेर रखे हैं, यानी लोक में कितने प्रदेश हैं आकाश के, तो लोक में असंख्यात प्रदेश हैं। लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, या कहें लोक में आकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। और अलोक में अनंत प्रदेश हैं। आकाश द्रव्य पूरा अनंत प्रदेशी है, और बाहर क्योंकि बाहर वो असीम है, बाहर जो आकाश है अलोक, उसकी कोई अब सीमा नहीं है, वो इतना अनंत है, असीम है, तो वो अनंत प्रदेशी है। लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है और अलोकाकाश अनंत प्रदेशी है, और दोनों मिलाकर आकाश द्रव्य एक ही है, और दोनों का टोटल हम देखेंगे तो दोनों का टोटल भी अनंत प्रदेश ही आएगा। ये बात एक्चुअल में अपने को करनी नहीं थी, बात तो मैं केवल लोक अलोक बता रही थी, वो प्रश्न उठ गया है इसलिए नए विषय चल गए हैं। जिसको जितना समझ में आया हो अभी ठीक है, फिर हम और उसको डिटेल में 5वें अध्याय में देखेंगे। देखिए कल जो एक प्रश्न पूछा था किसी ने कि जो अपन ने 5 मेरुओं के बारे में देखा, उसमें सुदर्शन मेरु और बाकी के 4 मेरु, तो सुदर्शन मेरु की रचना हाइट वगैरह कुछ अलग है, और बाकी के जो 4 मेरु हैं उनकी हाइट वगैरह अलग है। तो वो प्रश्न उन्होंने ऐसा पूछा था कि नीचे जो विस्तार है, सुमेरु पर्वत का विस्तार नीचे 10,000 योजन है जमीन पर जो उसका विस्तार है, फैलाव है, वो 10,000 योजन है। तो बाकी के 4 मेरुओं का कितना है, तो वो कल मैंने 10,000 ही कहा था, लेकिन वो है 9,400 योजन। बाकी के जो 4 मेरु हैं, बाकी के 4 मेरुओं का जमीन पर विस्तार 9,400 योजन है। देखिए थोड़ा इन 5 मेरु का ही और थोड़ी सी बात अपन कर लेते हैं, हमने इतनी डिटेल में। 9,400 कितना विस्तार है नीचे? 9,400 योजन। देखिए सुमेरु पर्वत है और शेष 4 मेरु हैं। सुमेरु पर्वत की हाइट, यानी अपन भूमि के ऊपर देखें तो भूमि के ऊपर है सुमेरु पर्वत 99,000 योजन, और ये 4 मेरु है भूमि के ऊपर 84,000 योजन। ठीक है, ये तो टोटल हाइट हो गई भूमि के ऊपर। यहाँ इधर अपन लिख सकते हैं, ये मैं तो बोर्ड पे लिख रही हूँ इसलिए थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा। भूमि के ऊपर ऊंचाई, इसकी है 99,000 योजन, इसकी है इन बाकी चारों की 84,000 योजन। फिर कल हमने 2-3 बातें तो देख ली थी। भद्रसाल वन है, वो इसमें भी भूमि पर है और इसमें भी भूमि पर है। इसके बाद में नंदन वन सुमेरु में 500 योजन की हाइट पर है, बाकी के 4 मेरुओं में 500 योजन की हाइट पर है। सोमनस वन सुमेरु में है 62,500 योजन की हाइट पर, और इनमें है 55,500 योजन की हाइट पर। और पांडुक वन है सुमेरु में 36,000 योजन की हाइट पर, और इनमें चारों में है 28,000 योजन की हाइट पर। ऐसा आपको लिख लेना है ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए सारा। ये तो इतनी बात तो अपनी कल हुई थी। अब आगे लिखना है भूमि पर विस्तार। भूमि पर विस्तार समझ में आया? जैसे ये समझ लीजिए ऐसा, ये सुमेरु पर्वत ऐसा नीचे से कितना फैला है, तो ये नीचे उसका फैलाव कितना होगा। तो नीचे सुमेरु पर्वत का भूमि पर विस्तार है 10,000 योजन। और ये जो 4 मेरु हैं इनका है 9,400 योजन, 600 योजन कम है। 9,400 योजन भूमि पर विस्तार है। उनकी नींव 1,000 योजन है। हाँ, नींव सबकी एक सी है, नींव भी लिख लीजिए, नींव सबकी एक सी है, नींव सबकी 1,000 योजन की ही है। सुमेरु पर्वत की भी 1,000 योजन की है और बाकी 4 मेरुओं की भी
1000 योजन की है। नींव और विस्तार अलग अलग है। नींव अलग चीज है। नींव तो जो जमीन के अंदर नीचे है, देखिए ये मार्कर आपको दिख रहा है, तो ये जो ब्लैक है इसका, ये तो समझ लीजिए नींव है। ये भूमि के अंदर है, ऐसे नीचे है, यहाँ से नीचे चला गया। इधर से देखिए, अब आपको नहीं दिख रहा, ये है ब्लैक वाली नींव। और फैलाव क्या है, ये इसका जो ये गोलाकार, ये जितना है ना इसकी गोलाई, वो है उसका फैलाव। तो ये कितना फैला हुआ है, और इसका फैलाव भी नींव वाला फैलाव अलग है, भूमि के ऊपर फैलाव अलग है। हमने जो फैलाव देखा है भूमि के ऊपर कितना इसका विस्तार है वो हमने देखा है। नींव के अंदर वाला मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा हो जाता है, संख्याएं बहुत सारी हो जाती है, फिर कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये जो फैलाव है सुमेरु पर्वत का भूमि के ऊपर है, वो 10,000 योजन है, और शेष 4 मेरुओं का है 9,400 योजन। ठीक है। अभी कुछ और मैं ये बोर्ड पे से साफ कर रही हूँ, क्योंकि अब जगह नहीं बची है इसमें नीचे। इतना हो गया सबका? हाँ लिखिए फटाफट। अब ये जो सुमेरु पर्वत है, हमने उसमें देखा था सुमेरु पर्वत कितने योजन तक तो सीधा है, फिर उसके बाद में कुछ तिरछा होता है, ऐसा हमने देखी थी रचना। सुमेरु पर्वत कुछ दूरी तक सीधा होता है, उसके बाद में फिर वो स्लांटिंग होता है। तो कितना सीधा होता है और उसके बाद में स्लांटिंग होता है? हाँ जी, हाँ एक मिनट रुकिए। कौन पूछ रहे हैं, पूछिए पहले। कुछ पूछ। सबसे लास्ट में लिखा है नींव दोनों की 1000 योजन। हाँ ठीक। और ये 500 क्या है? नंदनवन 500 योजन की हाइट पर है। लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में लिखी हूँ बोर्ड पे, क्योंकि जगह ज्यादा नहीं है। आप लोग बराबर समझ के लिखिएगा। नंदनवन ये 500 योजन की ऊंचाई, इसमें भी 500 योजन की ऊंचाई, ठीक है ना, ऊंचाई है ये। फिर सौमनस वन सुमेरु में 62,500 योजन की ऊंचाई पर है, और बाकी के 4 मेरुओं में वो 55,500 योजन की ऊंचाई पर है। ऐसा जिनको ख्याल में है वो शॉर्ट में लिखेंगे तो भी उनको समझ में आएगा, लेकिन जो वरना आप लोग पूरा थोड़ा सा लिखिएगा, थोड़ा ज्यादा लिख लीजिएगा, 2-4 शब्द, ताकि आपको वो चक्कर नहीं हो बाद में कुछ। अब ये जो सुमेरु पर्वत है, ये नंदनवन के बाद में मैं अपन यहाँ छोटा सा बनाते हैं, जैसे ये भद्रसाल वन, इसके बाद में ये 500 योजन की हाइट पे नंदनवन, और फिर नंदनवन के बाद में ये 11,000 योजन की हाइट तक सीधा है, उसके बाद में कुछ तिरछा होता हुआ है। ये नंदनवन, इस तरह की कुछ आकृति अपन ने देखी थी कि नंदनवन के बाद में 11,000 योजन की हाइट तक सीधा है, और उसके बाद में कितनी बचती है? 62,500 में से 11,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 51,500 योजन की हाइट तक ये तिरछा होता गया है। ऐसा ये इस क्लास में कुछ चक्कर हो रहा है, जल्दी आधा घंटे में बंद होती है। तो ये तो सुदर्शन मेरु। अब यहाँ पर आप लिखिए, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया था, यहाँ लिखना है नंदनवन के बाद में, पूरा ही लिख लीजिएगा आप लोग, ताकि नंदनवन के बाद 11,000 योजन तक सीधा, नंदनवन के बाद 11,000 योजन तक सीधा है सुमेरु पर्वत, और बाकी के जो 4 मेरु हैं वो नंदनवन के बाद में 10,000 योजन तक सीधे हैं। ठीक है, शेप वैसी ही है, जैसी सुमेरु पर्वत की शेप है वैसी ही है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हाइट में फर्क है, तो वो कहाँ तक सीधे हैं, कहाँ से स्लांट हो रहे हैं, उसमें थोड़ा सा फर्क है। एक बात पूछूं? हाँ बोलिए अशांति। ये जो
कटनी आ रही है 500 योजन के बाद आगे जो कट रहे हैं, हाँ, कि अंदर कितने कम हो रहे हैं? 500 योजन, अंदर भी 500 योजन, हाँ, ऊंचाई भी 500 योजन और अंदर गहराई भी हाँ 500 योजन। हाँ। नंदनवन में भी 500 योजन है, जो भद्र सॉरी सौमनस वन में भी 500 योजन है, और पांडुक वन में 494, वहाँ थोड़ा सा कम है। ऊंचाई भी इतनी और अंदर गहराई इतनी हाँ, कम, हाँ। कटनी भी इतनी। वो नंदन वन में दोनों सेम है, बाकी फिर सौमनस वन में तो ऊंचाई ज्यादा है, कटनी तो 500 योजन की ही है। ये समझ में आया। नंदन वन के बाद में सुमेरु पर्वत सीधा था 11,000 योजन, और बाकी के 4 मेरु रहेंगे 10,000 योजन तक। तो सुमेरु पर्वत 11,000 योजन तक सीधा, और बाकी के बचे हैं 51,500 योजन। 51,500 योजन तक थोड़ा तिरछा है। ये सुमेरु पर्वत का है। और ये जो 4 मेरु हैं, ये इसमें कितने बचे अपने, ये अपने को 55,500 जाना था, तो 45,500 बच गए। 45,500 योजन तक तिरछा। देखिए ज्यादा रटने वाली चीजें नहीं है, एक बार समझ में आ जाएगी ना थोड़ी सी, तो रटने की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार बस माइंड में थोड़ा सा समझ में आ जाए, मेन जो हाइट है वो याद करनी है कि नंदन वन से सौमनस वन की हाइट कितनी। ये 45,500 सोमनस वन की बताई क्या आपने? नहीं, देखिए मैं फिर से बताती हूँ। देखिए ये अब अपन सौमनस वन की हाइट नहीं देख रहे, अब अपन ये चीज देख रहे हैं कि कितना सीधा है कितना तिरछा है, ये चीज देख रहे हैं। तो सुमेरु पर्वत से नंदन वन से सौमनस वन पे पहुंचने के लिए सुमेरु पर्वत कितना सीधा है और कितना तिरछा है, क्योंकि सौमनस वन पे जाने के बाद में वो एक बार कटनी आएगी ना, कट लगेगा, तो वो तो मतलब वो शेप तो चेंज होएगी, उसके बाद कंटिन्यूस तो चलेगा नहीं, वो तो पहले कटनी आएगी फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा। इसलिए सौमनस वन तक की हाइट देख रहे हैं अपन। तो नंदन वन से सौमनस वन तक पहुंचने में सुमेरु पर्वत 11,000 योजन सीधा है और 51,500 योजन तिरछा है। तो ये टोटल आ जाएगी 62,500 योजन, तो वो पहुंच गए अपन सौमनस वन में। समझ में आ रही है बराबर आप लोगों को? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। अब ये जो बाकी के 4 मेरु हैं, इन बाकी के 4 मेरुओं में हमको नंदन वन से सौमनस वन पे पहुंचना है। तो नंदन वन से सौमनस वन की टोटल ऊंचाई है 55,500 योजन बाकी के 4 मेरु में। तो उस 55,500 योजन में से 10,000 योजन तक तो वो पर्वत सीधा है, और बाकी के 45,500 योजन थोड़ा ऐसा तिरछा होता हुआ गया है, मामूली वो पूरी। तो इस तरह से ये सौमनस वन तक ये स्थिति है। इसके बाद में सौमनस वन आ गया, फिर वही कटनी। अब सौमनस वन से वापस सुमेरु पर्वत में, सौमनस वन से पांडुक वन जाने के लिए सुमेरु पर्वत के सौमनस वन से पांडुक वन पे पहुंचने में टोटल कितनी हाइट है? बोलिए पूनम जी, बोलिए। 36,000 योजन। ठीक है। सौमनस वन से पांडुक वन में पहुंचने के लिए 36,000 योजन की हाइट है। इस 36,000 योजन की हाइट में इस 36,000 योजन की हाइट में 11,000 योजन तो सीधा है। सौमनस वन के बाद 11,000 योजन की हाइट तक सीधा, और इसके बाद में 36,000 में से 11,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 25,000। 25,000 योजन तक तिरछा है। ये है सुमेरु पर्वत की बात। समझ में आ रहा है? सुमेरु पर्वत में ये तो हमने पहले पढ़ ही लिया था।
सुमेरु पर्वत में सौमनस वन से फिर ऊपर चलेंगे पांडुप वन के लिए तो 11,000 योजन तक सीधा है और 25,000 योजन तक तिरछा है। अब बाकी के 4 मेरु में क्या स्थिति है? सेम ऐसा ही है। बाकी के 4 मेरु में सौमनस वंश के बाद 28,000 टोटल है तो उसमें 10,000 योजन सीधा है, 10,000 योजन तक सीधा। अब कितने बचे? 28,000 में से 10,000 गए तो 18,000, 18,000 योजन तक तिरछा है। इस तरह से ये जो डिफरेंस है सुमेरु पर्वत में और 4 मेरुओं में जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है, हाइट का डिफरेंस है। और वो हाइट के डिफरेंस की वजह से ये कितने सीधे हैं कितने तिरछे हैं, और भूमि पर जो विस्तार है उसमें ये डिफरेंस इसमें है। बाकी अब सारी बातें इनमें सेम है, नींव सेम है, चूलिका सेम है, रंग वगैरह जो है बाकी वो सब सेम है। ये अंतर जो इनमें था वो इतना अंतर था। थोड़ी डिटेल ज्यादा थी इसलिए पहले मैंने बताई नहीं थी, लेकिन कल अब वो विस्तार वाली बात हुई तो मैंने सोचा कि ये इतनी सी बात भी अपन क्यों छोड़ें, ये भी ले ही लेते हैं, इसलिए। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं, समझ में आ गया? आप लोग इसी तरह से और थोड़ा अच्छे से पूरा वाक्य बना के लिख लीजिएगा ताकि चक्कर नहीं हो, क्योंकि अधूरा लिखेंगे फिर बाद में कहीं समझ में नहीं आए, भूल जाए, तो वो पूरा लिख लें। रंग उसी टाइप से है, अलग से वर्णन ज्यादा मिलता नहीं है, लेकिन ऐसा लिखा गया है कि बाकी सारा वर्णन सुमेरु के जैसा है, बाकी सारी बातें सुमेरु पर्वत की जैसी है। तो जैसा सुमेरु पर्वत जितना शुरू में मणियों का है उसके बाद में सोने का है, उसी तरह का इनमें भी उसी टाइप से अपने को समझना चाहिए। 500 योजन तो सीधा ही होगा ना? वो नंदनवन तक, हाँ नंदनवन तक सीधा है, नंदनवन तक सीधा है। ये जो तिरछा होने का प्रोसेस है वो नंदनवन के ऊपर से वहीं से है। आगे बढ़े, हो गया सबका? चलिए इसको साफ कर। हाँ बोलिए आंटी। सौमनस से पांडुपवन तक कौन से पर्वत पे? सुमेरु में या दूसरे वाले में? जो 4 मेरु हैं उनमें सौमनस से पहले सीधा जाएंगे 10,000 योजन, जैसा इसमें है ना ऊपर नंदनवन वाले में, वैसा ही एक सही है, बस सीधा जाना है 10,000। इतना सा आपको याद रखना है। सुमेरु पर्वत में सीधा थे दोनों बार में 11,000, इनमें है दोनों बार में 10,000, और वो बाकी तो फिर माइनस करके एरिया निकल ही जाता है, उसमें कोई बात ही नहीं है। ठीक है, सौमनस वन के बाद बाकी के 4 मेरु में 10,000 योजन सीधा जाएंगे और 18,000 योजन तिरछा जाएंगे। यमकगिरी की ऊंचाई नहीं, यमकगिरी की 500 नहीं है, यमकगिरी की ऊंचाई है 1000 योजन। यमकगिरी की ऊंचाई है 1000 योजन और हाँ जो कांचनगिरी है उनकी 100 योजन। कल हम फिर से देखेंगे, घबराने वाली बात नहीं है, 2-3 बार अपन इसको रिपीट करेंगे, जो भी चीजें हैं अपन बार में रिपीट करेंगे। यमकगिरी ये तो 2 डॉट्स दिख रही हैं आपको यहाँ स्क्रीन पे, देखिए स्क्रीन पे जो 2 डॉट्स दिख रही हैं, इधर यहाँ और दक्षिण साइड में देवकुरु में भी, इधर सीतोदा नदी के दोनों साइड में, ये यमकगिरी है। चलिए दीदी ये तिंगिंच पर्वत से 2 नदियां निकलती है ना, एक तो सीतोदा और एक हरित, तो वो तो दूसरी, वो तो आगे वाले क्षेत्र में जाएगी ना, अभी रम्य क्षेत्र में जाएगी वो दूसरी। तो अभी तो अपन एक नदी का अभी देखेंगे, उधर से
हाँ, अभी अपन इतने एरिया की बात कर रहे हैं, इस एरिया में ही है अभी अपन। तो यहाँ जो जो आ रही हैं अभी अपन उनकी बात कर रहे हैं। अपन आगे फिर पहुंचेंगे तब उस नदी को देखेंगे। अभी अपन बहुत दिनों से इसी एरिया में है, बीच वाले में। चलिए, हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? अभी कल चार मंदिर और बताए थे ना अपने सुमेरु के चारों तरफ। एक तो वो चार थे जो है, ये गजदंत पर्वतों वाले, गजदंत पर्वत पे दिख रहे हैं। पर्वत वाले तो चार है, चार और बताए थे ना आपने कल? नहीं, यही तो बताए थे, गजदंत पर्वत वाले ही बताए थे। गजदंत पर्वत वाले तो चार थे। चलिए वर्षा अभी रुकिए, चार और बताए थे। चार और नहीं बताए थे, आपको समझने में वो कुछ कंफ्यूजन हुआ है। सुमेरु पर्वत से नाम बताए थे, इनके ये तो पर्वतों के नाम थे, पर्वतों के नाम बताए थे और उन पर्वतों पर ही जिनालय बताए थे, जो पहले बता चुके थे। कल तो सारा वही चला था जो अपन पहले पढ़ चुके थे, वही विषय चला था। दीदी छह कुलाचल कौन सा है? छह कुलाचल बोलते हैं, जो हिमवन आदि 6 पर्वत हैं उनको 6 कुलाचल बोलते हैं। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, इनको कुलाचल बोलते हैं। क्योंकि सब पर्वतों के नाम इसलिए अलग अलग हैं, नहीं तो सारों को बोलेंगे पर्वत 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 तो पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जैसे यहाँ जो ये नाम है ना यमकगिरी, इनके नाम एक्चुअल में यमकगिरी नहीं है, इनके नाम मेघकूट, यमककूट अलग अलग नाम है, लेकिन इन पर्वतों को नाम दे दिया यमकगिरी। ये बीच वाले जो है इनको मेरू पर्वत नाम दिया, जो बड़े वाले हैं 6 उनको कुलाचल नाम दिया। अभी विदेश क्षेत्र में और आएंगे, उनको वक्षार कहेंगे। भरत क्षेत्र में जो बीच में देखे थे वो विजयार्थ। तो सबके नाम अलग अलग हैं सारे पर्वत ही, लेकिन उनके नाम अलग अलग दिए हैं, ताकि दिए क्या है ही वो तो भगवान की वाणी में आए हैं, लेकिन वो नाम सबके अलग अलग हैं। समझ लीजिए हमारे लिए भी अच्छा है, नहीं तो हमको सारे पर्वत पर्वत एक से हो जाएं। तो अभी ये जो यहाँ अभी 4 ये इधर रह गए हैं 8 पर्वत, उनके भी नाम अलग हैं, वो कल अपन देखेंगे। तो ये सब पर्वत हैं इस तरह से, और इन सभी पर्वतों पर समझ लीजिए ये यद्यपि गिनती में नहीं है, लेकिन जितने भी ये पर्वत हैं, जितने भी सरोवर हैं, सरोवरों में कमल हैं, सब जगह व्यंतर देवों के, वनवासी देवों के इनके निवास स्थान हैं। और हर उनके निवास स्थान में अकृत्रिम जिनालय होता ही है। जहां जहां भी वनवासी व्यंतर देवों के स्थान हैं, वैमानिकों में भी जहां जहां उनके स्थान हैं, देवों के जहां भी रहने के स्थान हैं, वहां पर अकृत्रिम जिनालय होता ही है। इन सब पे अकृत्रिम जिनालय, अकृत्रिम प्रतिमाएं सब जगह यहाँ पर होती हैं। पर वो ये सब इतने ये वाले जो हैं ये गिनती में नहीं है, गिनती वाले तो हम गिनते जा रहे हैं, और अलग से हम और लिखेंगे उनको, बाद में पूरे हो जाएंगे जब, वो गिनती वाले अलग होते हैं। चलिए टाइम बहुत हो गया है, और किसी को कुछ इम्पोर्टेंट पूछना है तो बोलिए, नहीं तो अपन पूरा करते हैं। चलिए, जिनवाणी स्तुति। रतिया रतिया श्री चंद्र जिन तुम ही अपूरब चंद्र हो, निशेष हो, निर्दोष हो, निर्विघ्न हो, निष्कंप हो, निकलंक हो, अकलंक हो, निष्ताप हो, निष्पाप हो। यदि है अमावस अज्ञ जन तो पूर्णमासी आप हो।